हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज में हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था या फिर उत्तर प्रदेश की पॉलिटी को अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है फिर पॉलिटिकल सिस्टम है इसको अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिदृश्य या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके जितने भी उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण थ्योरी सेक्शन और महत्वपूर्ण उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिदृश्य या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में एक हमारा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन रहने वाला है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं राज्य सचिवालय को। तो देखिए, मंत्री परिषद को परामर्श और कार्यालयी सहायता प्रदान करने के लिए एक राज्य सचिवालय का गठन किया जाता है ना। तो देखिए, राज्य सचिवालय का प्रत्येक राज्य में गठन किया जाता है ना। प्रत्येक राज्य में एक उस राज्य का सचिवालय होता है और इसका गठन क्यों किया जाता है? मंत्री परिषद को परामर्श देने के लिए और उनको कार्यालयी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सचिवालय का गठन किया जाता है ना। राज्य सचिवालय का हेड कौन होता है? तो मुख्य सचिव यहाँ का हेड होता है। तो देखिए, वस्तुतः मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख होता है तथा सचिवालय के सभी विभाग इसके नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सचिव रहते हैं सचिवालय में तो उसमें सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव और ये सचिवालय का भी हेड होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी है। यह एक आईएएस रैंक का वरिष्ठ या फिर सीनियर अधिकारी होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो जो मुख्य सचिव होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टेट के लिए, है ना। किस रैंक का आदमी होता है? आईएएस रैंक का वरिष्ठ अधिकारी होता है और जो मुख्य सचिव होता है ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। अब हम थोड़ा सचिवालय के कार्य समझ लेते हैं। देखिए, राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है राज्य सचिवालय। इसके अलावा सरकारी नीतियों को बनाना, आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उनका विश्लेषण कर मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना, ये सभी कार्य होते हैं राज्य सचिवालय। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जो राज्य सचिवालय होता है ये मंत्री परिषद को परामर्श देता है। इसके अलावा कार्यालयी सहायता का जो पूरा काम होता है राज्य सचिवालय करता है। आगे हम देखते हैं प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 75 है। मंडल या डिवीजन देखिए तो 18 है। यहाँ पर तहसीलों की संख्या 351 है। नगर निगम यहाँ पर 17 है। सामुदायिक विकास खंड 822 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 है ना। तो ये कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित, तो आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए, अब हम बात करते हैं कार्यकारी विभाग निदेशालय की। तो देखिए, राज्य प्रशासन के प्रमुख 3 अवयव हैं। एक है मंत्री परिषद, एक है सचिव या फिर सचिवालय और एक है कार्यकारी विभाग। तो जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद होती है ना राज्य की, वो राजनीतिक प्रमुख होती है, आपको पता होगा, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। इसके अलावा जो सचिवालय होता है यहाँ पर प्रशासन का पूरा काम होता है और जो कार्यकारी विभाग होता है ये निदेशालय होता है। थोड़ी डिटेल समझते हैं। मंत्री परिषद एवं सचिव सचिवालय का संबंध नीति निर्माण से होता है। ठीक है, तो देखिए, मंत्री परिषद और जो सचिव सचिवालय है इसका कार्य क्या है? नीति निर्माण करना। इसके अलावा जो कार्यकारी विभाग है ये थर्ड वाला है ना, या फिर निदेशालय जिसको हमने बोला था, ठीक है, इसका कार्य क्या है? क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी लेना। ठीक है, तो इसका काम है नीति निर्माण करना और इसका काम है, कार्यकारी विभाग का काम है क्रियान्वयन करना। चलिए, आगे बात करते हैं मंडल, जिला, तहसील और ब्लॉक प्रशासन। तो जो प्रशासन की इकाइयां होती हैं किसी भी राज्य में उसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली हुई हैं और सबके अपने विभाजन के स्तर अलग अलग होते हैं ना। इसको थोड़ा समझते हैं। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त मंडल स्तर पर होता है। इसका काम अपने मंडल में शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा अन्य कार्यों को देखना है ना। तो जैसे कि मंडल या फिर डिवीजन लेवल पर एक मंडलायुक्त होता है, फिर जिसको हम कमिश्नर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मंडल लेवल पर ये होता है और वरिष्ठ एक आईएएस रैंक का अधिकारी ये होता है। मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं और जिले के नीचे तहसील होती है ना। और मंडल के नीचे क्या होता है? जिला होता है एक एक, और जिले का जो हेड होता है वो कौन होता है? कलेक्टर होता है या फिर हम जैसे जिलाधिकारी भी बोलते हैं। और जिले के नीचे क्या होती है? तहसील होती है। तो ये सारी प्रशासनिक इकाइयां हैं। विकास प्रशासन में सबसे नीचे ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर जिला और जिले के ऊपर राज्य स्तरीय विभाग होते हैं ना। तो यही अभी हमने जो समझा, देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर मंडल हमने देखा, मंडल के नीचे हमने देखा यहाँ पर जिला होता है, जिले के नीचे यहाँ पर तहसील होती हैं, तहसील के नीचे फिर यहाँ पर ब्लॉक होते हैं, है ना। तो मंडल में यहाँ पर मंडलायुक्त होता है, जिले में यहाँ पर कलेक्टर होता है या फिर जिलाधिकारी होता है और फिर सबसे नीचे ब्लॉक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा प्रशासन कंट्रोल होता है या फिर चलता है किसी भी राज्य का। चलिए, अब हम थोड़ा समझते हैं महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल क्या होते हैं। तो देखिए, राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसे हम महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप केंद्र में देखते हैं महान्यायवादी होता है, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्यों में एक महाधिवक्ता होता है जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं सरकार का सबसे ऊपर का वकील होता है ये, है ना। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और आर्टिकल 165 में इसको बताया गया है। पदावधि क्या होती है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद पर धारण रहते हैं।
योग्यता की बात की जाए तो वह भारत का नागरिक हो, इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य या फिर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल वर्क से जुड़ा हो और कम से कम 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। तो इसकी क्वालिफिकेशन होती हैं या फिर योग्यताएं रहती हैं। तो क्या क्या योग्यता है? देखिए, 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, इसके अलावा 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या फिर एडवोकेट रहा हो। तो किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनने के लिए ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। इसके कार्य क्या होते हैं? तो विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देना, इसके अलावा राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करना, है ना। राज्यपाल से मतलब है आप सरकार से समझिए, है ना। ये सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है। इसके अलावा जो भी कार्य सौंपे जाते हैं विधि या फिर कानून से संबंधित, तो उसका ये संपादन करता है। महाधिवक्ता सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल सकता है, किंतु सदन में मतदान नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो महाधिवक्ता होता है या फिर एडवोकेट जनरल होता है, यह सदन में वोटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एक बात आपको याद रखनी है, ये सदन में बोल तो सकता है ना, बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अब वर्तमान में जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं या फिर एडवोकेट जनरल हैं वो कौन है? तो राघवेंद्र सिंह है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा याद रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की। तो देखिए, न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और संविधान का सजग प्रहरी होता है। न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग होता है ना। आपको पता ही होगा, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो ये शासन या फिर सरकार के 3 अंग होते हैं। इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। इसके अलावा यह विधायिका और कार्यपालिका पर तब नियंत्रण स्थापित करती है जब ये निकाय संविधान के विपरीत कार्य कर रहे हैं ना। तो इसके एक मुख्य कार्य, एक तो आपको पता ही होगा, आपके न्याय के लिए न्यायपालिका कार्य करती है। इसके अलावा इसके जो मुख्य कार्य की बात की जाए तो विधि और लॉ की व्याख्या करना, अर्थात जो संविधान में चीज़ें लिखी हुई हैं और कहीं पर ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उसको ये संविधान की व्याख्या करती है। इसके अलावा विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने से मतलब ये है कि यदि विधायिका और कार्यपालिका, है ना, संविधान के विपरीत कार्य कर रही हैं तो उसको ये नियंत्रित भी करती है ना। ये बॉडी 3 जो होती हैं, इनको बनाया ही इस प्रकार से गया है कि इनमें से कोई भी जो एक अंग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और एक अंग दूसरे पर नियंत्रण स्थापित कर सके। प्रदेश की न्याय व्यवस्था 2 स्तरों पर कार्य करती है। तो एक है उच्च न्यायालय और एक है अधीनस्थ न्यायालय, है ना। तो राज्य स्तर पर ये 2 व्यवस्थाएं काम करती हैं। सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय और उसके नीचे ही बहुत सारे जिले लेवल पर कुछ कोर्ट होते हैं जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, है ना। अब हम हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय की बात करते हैं। वर्तमान में कितने हैं देश में? 25 हाई कोर्ट हैं। देखिए, संविधान के भाग 6 के अनुसार या फिर पार्ट 6 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग प्रत्येक उच्च न्यायालय का जो गठन होता है ना, इसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके अलावा अन्य न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं ना। तो हर राज्य में इस प्रकार से सिस्टम चलता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है। देखिए, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। ये आर्टिकल 231 में चीज़ें लिखी गई है। संसद को ये पावर दी गई है कि वो किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर किसी राज्य या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, है ना, किसी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सके। इसके अलावा वर्तमान में कितने 25 हाई कोर्ट है ना, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, 25 हाई कोर्ट हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है ना। यूनियन टेरिटरी कितनी है? हमारे यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से सिर्फ दिल्ली में हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर हाई कोर्ट की व्यवस्था नहीं है, है ना। चलिए, इसके अलावा आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसी कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति देख लेते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है, तो देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट करता है। किसके परामर्श से करता है? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके और जो उस राज्य का राज्यपाल है उनके परामर्श से किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम आगरा में 1866 में की गई थी, किंतु 1869 में इसे प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया। लखनऊ में इसका एक खंडपीठ है ना। तो देखिए, स्थापना इसकी कहाँ की गई थी? 1866 में आगरा में की गई थी। इसके अलावा 1869 में से प्रयागराज या फिर इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ है। तो ये तो आपको पता ही होगा। प्रयागराज उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 160 है, जो कि देश में अन्य सभी उच्च न्यायालयों की संख्या में सबसे अधिक है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हाई कोर्ट होते हैं वहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा यदि देश में किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं तो वो प्रयागराज उच्च न्यायालय में है, 160 न्यायाधीश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वॉल्टर मॉर्गन थे, है ना। ये कब से कब तक थे? 1866 से लेकर 1871 तक इनका कार्यकाल था।
इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे विधु भूषण मलिक। ये 1947 से 1955 तक उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ना। तो ये आपको दोनों फैक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, उच्च न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची के संबंधित विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है ना। तो आपको पता ही होगा, जो उच्च न्यायालय होता है ये सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि केंद्र में दिल्ली में है। तो वहां पर अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय के जितने भी फैसले हैं उनके अगेंस्ट जाकर के, है ना। तो ये चीज आपको पता ही होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कई अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं, जैसे कि जिला न्यायालय होते हैं, सेशन न्यायालय होते हैं, परिवार न्यायालय होते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं, विधिक सेवा समितियां होती हैं। ठीक है, देखिए, जिला न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है और प्रत्येक जिले का नियंत्रण जिला न्यायाधीश के माध्यम से होता है। तो जिले में जो भी कोर्ट होता है तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज होता है। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है जो कि दीवानी और फौजदारी दोनों मामले देखता है ना। दीवानी मतलब सिविल और फौजदारी मतलब क्रिमिनल। ठीक है, जब दीवानी मामले देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश बोलते हैं, और जब वो क्रिमिनल केसेस देखता है तो उसे हम सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। ये अंतर होता है, तो आपको याद रखना है। जिला जज एवं अतिरिक्त जिला सेशन जज की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो जिला जज होते हैं, इसके अलावा अतिरिक्त सेशन जज होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा 2 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, जिसे हम PCSJ बोलते हैं, और उच्चतर न्यायिक सेवा, जिसे हम हायर जुडिशियल सर्विस बोलते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ मजिस्ट्रेट एवं लघुवाद न्यायाधीश आते हैं ना। तो जो पहला वाला ये है उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, इसमें कौन कौन से मजिस्ट्रेट आते हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज, वर्तमान में जिसे हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बोलते हैं, ये आते हैं ना। तो ये सेकंड वाले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला तथा सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायाधीश, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय स्थापित किए गए। ठीक है, तो ये अलग अलग जिलों में या फिर अलग अलग जनपदों में या अलग अलग न्यायालय और न्यायाधीश, अलग अलग न्यायालय यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं पारिवारिक कोर्ट या फिर फैमिली कोर्ट की। तो उत्तर प्रदेश के सभी मंडलीय मुख्यालयों में अधिनियम 1985 के अंतर्गत एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, तो जितने भी मंडलीय मुख्यालय या फिर डिवीजन के मुख्यालय हैं, वहाँ पर अधिनियम जो 1985 का है, तो एक एक पारिवारिक न्यायालय की या फिर फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई है। पारिवारिक न्यायालय में विवाह संबंधी, भरण पोषण संबंधी, पति पत्नी से विवाह के संबंधित मामले जो होते हैं, इसके अलावा बच्चों के संरक्षण के मामले होते हैं, मतलब परिवार से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं वो उन सब का जो निपटारा होता है या फिर डिसीजन होता है वो इन कोर्ट में होता है। वर्तमान में लखनऊ और कानपुर नगर में 2-2 पारिवारिक न्यायालय कार्यरत हैं। अभी देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि प्रत्येक जो मंडलीय मुख्यालय है वहाँ पर एक एक पारिवारिक न्यायालय है, लेकिन लखनऊ और कानपुर में 2-2 पारिवारिक न्यायालय हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आपको याद रखना है। चलिए, लोक अदालत की बात करते हैं या फिर पब्लिक कोर्ट की बात करते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 3-3 स्थायी लोक अदालतें कार्य कर रही हैं। लोक अदालत की व्यवस्था भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है ना, जिसे हम लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, तो आपको याद रखना है, द्वारा नीति निर्देशक तत्व या फिर जिसे हम DPSP बोलते हैं, में एक नया अनुच्छेद 39A या फिर 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान करता है ना। तो जो देखिए, ये लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया है ना, ये किस लिए आया है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे ST, SC, OBC या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता या फिर लॉ की सहायता के लिए ये प्रावधान या फिर जो लोक अदालतें हैं उसका प्रावधान किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39 का जोड़ा गया था या 39A जोड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। देखिए, प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गों एवं आर्थिक रूप से जो असहाय व्यक्ति होते हैं, इनको मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधिक सेवा सलाह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ना। तो देखिए, प्रदेश के जो भी जितने भी समाज है उसमें जो भी कमजोर वर्ग हैं, इसके अलावा आर्थिक रूप से जो असहाय व्यक्ति हैं, है ना, इनके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एवं इनको निःशुल्क या फिर फ्री विधिक सेवा और सलाह उपलब्ध कराने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार ने 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का गठन किया। इस अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य स्तर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर पर तथा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील स्तर पर गठित किए गए, है ना। तो इस अधिनियम के द्वारा राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर ये अलग अलग विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किए गए।
1986 में उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई। तो ये फैक्ट निकल के आया है, आपको याद रखना है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है ना, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो लखनऊ में की गई है। चलिए आगे बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त की। देखिए, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्र के लिए लोकपाल तथा राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की गई है। तो जो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम आया था 2013 में, इसके तहत केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी थी और 14 जनवरी 2014 से यह अधिनियम लागू हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है ना, राष्ट्रपति ने इसको अपनी अनुमति कब दी थी? 1 जनवरी 2014 को, और 16 जनवरी 2014 से ये लागू हो गया था। देखिए, देश के जो पहले लोकपाल हैं वो कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये उनकी फोटो है, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले लोकपाल हैं देश के। अब हम बात करते हैं लोकायुक्त की। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। लोकायुक्त संगठन स्थापित करने का जो मूल उद्देश्य है, राज्य के उच्चतम स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक के अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कदाचार संबंधी शिकायतों एवं अभिकथनों का अन्वेषण करना और राज्य सरकार को इस संबंध में अपनी संस्तुति भेजना। देखिए, लोकायुक्त और जो लोकपाल होता है, इनको गठित करने का उद्देश्य क्या है कि जो भी करप्शन होता है निचले लेवल से लेकर के ऊपरी स्तर तक का जो भी करप्शन या फिर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है ना, तो उस पर लगाम लगाना या फिर उसको कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल को नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1977 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की। तो सन 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने के लिए या फिर इसके उद्देश्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना क्यों की गई है? 1976 में की गई है। सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं, इनको शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। एक है उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग। तो सूचना का अधिकार जो आया था अधिनियम 2005 में है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही होगा 2005 में आया था, कि धारा 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 और 65 वर्ष का होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति M.A. खान है ना, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, चलिए अब आप मुझे कमेंट में बताइए जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1975 या फिर 1975 में सृजित किया गया है ना। विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो किससे प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है अपना प्रतिवेदन। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन राज्य का कानूनी सलाहकार होता है? तो जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्य के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं ना, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? तो जो मुख्य सचिव होता है ना, वो सभी विभागों का या फिर एक प्रकार से बोला जाए तो पूरा जो राज्य सचिवालय होता है इसका प्रमुख होता है, और अलग अलग जितने भी विभाग होते हैं है ना, उसमें सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है। इसके अलावा अलग अलग जितने भी विभाग के सचिव होते हैं उसमें सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सचिवालय का कार्य है? सरकारी नीतियों को बनाना, राज्य सरकार की पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का कार्य, आवश्यक सामग्री एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना। ठीक है, तो ये सभी जितने भी कार्य हैं ये राज्य के सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। तो ये डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन के 3 अवयव में से कौन सा शामिल नहीं है? तो राज्य के जो 3 अवयव मैंने बताए थे उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, मंत्रिपरिषद शामिल है, राज्य सचिवालय भी शामिल है, इसके अलावा जो लोकायुक्त है ये शामिल नहीं होता, और कार्यकारी विभाग भी शामिल होता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, लोकायुक्त इसमें राज्य के अवयव में शामिल नहीं होता। 3 अवयव मैंने आपको बताए थे, मंत्रिपरिषद, सचिवालय और कार्यकारी विभाग। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, नीति निर्माण से संबंधित है। तो देखिए, नीति निर्माण से मैंने आपको बताया था जो 3 अवयव बताए थे उसमें मंत्रिपरिषद नीति निर्माण करती है और राज्य सचिवालय है ना, तो ए बी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑलरेडी देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है?
तो जो महाधिवक्ता होता है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, अपनी रिपोर्ट भी राज्यपाल को देता है ना। और केंद्र में इसके ही जैसा कौन होता है, न्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में चीजें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाधिवक्ता के संबंध में गलत है? तो देखिए, ये सदन की बैठक में भाग लेता है, बिल्कुल सही है। यह सदन की बैठक में बोलता है, ये भी सही है। सदन में मतदान करता है, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। ये जब मैं आपको ये महाधिवक्ता के बारे में ये पॉइंट समझा रहा था तब मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, ये आया भी है, यूपी PCS 2001 है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था। तो महाधिवक्ता के बारे में आपको याद रखना है, ये सदन में बोल सकता है, इसके अलावा बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह शासन का तीसरा अंग होता है, बिल्कुल सही है। विधि की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। विधायिका और न्यायपालिका को नियंत्रित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में या फिर आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल ए, ऑप्शन ए 214 आर्टिकल में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है ना। इसमें क्या बोला गया है, सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो यह भी मैंने आपको बताया था, दिल्ली जो है यहाँ पर एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1866 में यहाँ पर की गई थी और 1861 में इसका अधिनियम आया था। आपको ये चीजें पता ही होंगी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विधु भूषण मलिक थे, वो स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये चीज मैंने आपको डिस्कस कराई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में खंडपीठ की स्थापना की गई है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में हमारा हाईकोर्ट है, उसका एक खंडपीठ लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालय में कौन सा शामिल है? तो देखिए, जिला न्यायालय होता है, पारिवारिक न्यायालय होता है, विधि सेवा समितियां होती हैं। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ये सभी अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला सेशन जज की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना। देखिए, जिला जज के अतिरिक्त जो जिला सेशन जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस नगर में 2 पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है ना। तो ये चीज जब मैं आपको डिस्कस करा रहा था तब मैंने आपको बताया था, लखनऊ और कानपुर है ना, ये दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर यहाँ पर 2 पारिवारिक न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जितने भी मंडल हैं वहाँ पर एक पारिवारिक न्यायालय है, लेकिन लखनऊ और कानपुर में 2 पारिवारिक न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालत की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अधिनियम के तहत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार निःशुल्क जो भी ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इसके अलावा पिछड़े हुए हैं, तो उनको निःशुल्क सहायता प्रदान करने के लिए लोक अदालत की व्यवस्था की गई है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिनाकी चंद्र घोष को किया गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे 24 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे भी इन क्वेश्चंस के आने की संभावना है। तो दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।